रेडी स्टार्ट। हड़ताल से सबक। बैंकों की हड़ताल पहले ही दिन चुभती हुई लगी। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? करीब 10 लाख बैंक कर्मियों की हड़ताल साफ तौर पर संकेत है कि बैंकों के निजीकरण की राह आसान नहीं है। पीएसयू बैंक संघ की हड़ताल के पहले ही दिन देश भर में बैंकिंग सेवाओं जैसे नकद निकासी, जमा, चेक और व्यापारिक लेन देन पर असर पड़ा है। यूएफबीयू 9 श्रमिक संघों का मिला जुला मंच है, जिसने पिछले महीने ही 15 और 16 मार्च को हड़ताल का आह्वान कर दिया था। उन्हें मनाने की कोई ठोस कोशिश नज़र नहीं आई, तो इससे निजीकरण के प्रति सरकार की दृढ़ता का पता चलता है। बैंक कर्मियों को मनाने के लिए हुई 3 बैठकें बेनतीजा रही हैं। आज भी अगर बैंकों की हड़ताल जारी रही और कामकाज प्रभावित हुआ, तो सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। आज देश जिस मोड़ पर है, वहाँ किसी भी तरह की हड़ताल अर्थव्यवस्था के लिए दुखदाई है। पिछले महीने पेश किए गए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की विनिवेश योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। उसके बाद से ही बैंक कर्मियों में हलचल है। ज़्यादातर बैंक कर्मचारियों को लगता है कि अगर वे आज चुप रहे तो कल उनके बैंकों का भी निजीकरण होगा। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की नीतियों का अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने वाला है। देश में अनेक जगह कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। एक बड़ा खतरा यह भी है कि मांग न माने जाने की स्थिति में बैंक कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में भी सोच रहे हैं। यह हड़ताल या आंदोलन किसान आंदोलन की तर्ज पर चलाने की चर्चा है। बैंक कर्मी अपने ग्राहकों को भी यह बताना चाहते हैं कि बैंकों के निजीकरण की कोशिश कैसे सेवाओं को प्रभावित करेंगी। बैंक कर्मी अपनी मांग को लेकर गंभीर नज़र आ रहे हैं और यह शासन प्रशासन के लिए चिंता की वजह बने तो ही सार है। उनकी मांग है कि सरकार निजीकरण की घोषणा वापस ले। अब सरकार के लिए सोचने वाली बात है कि हड़ताल या आंदोलन का मोर्चा खुल रहा है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मोर्चा है जहां समस्याएं बढ़ीं तो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। यह विवाद इतना सहज नहीं है जितना लगता है। देश में विरोध का हक सबको है, लेकिन सरकारी बैंकों की हड़ताल से किसे फ़ायदा होगा, यह भी बैंक कर्मियों के संगठनों को सोचना चाहिए। लंबी हड़ताल सरकारी बैंकों के व्यवसाय पर असर डालेगी और ग्राहकों को निजी बैंकों की ओर जाने के लिए मजबूर करेगी। बैंकों को अपनी बात रखते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि ज़रूरतमंद ग्राहकों को ज़्यादा परेशानी न हो। ग्राहक ही
किसी बैंक को मजबूत करते हैं, लेकिन ऐसी हड़ताल से ग्राहकों को ही सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। इसके साथ ही सरकार को बैंक कर्मियों का विश्वास जीतना चाहिए। निजीकरण से बचना आसान नहीं है, लेकिन अगर कर्मचारियों को विश्वास दिला दिया जाए कि निजीकरण से उनके हित प्रभावित नहीं होंगे, तो वे मान जाएंगे। क्या यह संभव है? निजी क्षेत्र आखिर क्यों लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रहा है? सरकारी नौकरी क्यों ज़्यादातर लोगों की पहली पसंद है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी सरकारें ही खोज सकती हैं। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। अदालती फैसले आम लोग भी समझ पाएं। एक राज्य की हाईकोर्ट बेंच का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट के लिए शताब्दिक तौर पर सिर दर्द बन गया। अदालत की 2 सदस्यीय बेंच के एक जज ने तो बाहरी अदालत में कहा, मुझे इसे पढ़ने के बाद सिर दर्द का बाम लगाना पड़ा। अपने आदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनमें सही वह सहज भाषा का प्रयोग न होने से पूरी न्याय प्रक्रिया का उद्देश्य पराजित होता है। यह न्याय के उद्देश्य को क्षति पहुंचाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के फैसले समझ न आने की वजह है उसमें भाषा कठिन है और शब्द व वाक्य विन्यास भी कोई अर्थ संप्रेषित नहीं करते। इससे नुकसान यह होता है कि अगर उनमें सरकार के लिए कोई आदेश हैं तो उन पर अमल मुश्किल होता है। उधर दूसरा पक्ष पुनः अपील में जाता है, जिसमें अदालतों का काम बढ़ता है। यहाँ लोगों के जीवन का फैसला होता है, जिनमें अधिकांश गरीब हैं, जो न्याय के लिए सर्वोच्च अदालत में आने में असमर्थ हैं। ऐसे में फैसलों में विरोधाभास न्याय प्रणाली के सत्य के प्रति अटूट आग्रह के सिद्धांत में शक पैदा करता है। लिहाजा कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद कम से कम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर फैसले ओबिटर डिक्टा स्पष्ट और उस फैसले का औचित्य रेशियो डिसेंडेंसी सरल व समझाने वाला होना चाहिए। कोर्ट फैसले ऐसे लिखें ताकि आम लोग भी समझें। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। किसानों के हमदर्द बिना किसी लाग लपेट के बेकाकी से अपनी बात कह देने के लिए जाने जाते रहे। वरिष्ठ राजनेता और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर किसानों के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद की है। रविवार को गृह जिले बागपत में अपने अभिनंदन समारोह में मलिक ने खुलकर किसान आंदोलन का समर्थन किया और प्रधानमंत्री वह गृह मंत्री को
किसानों को और नाराज नहीं करने तक की नसीहत दे डाली। मलिक ने यह कहने में कोई संकोच नहीं किया कि नए कृषि कानून किसी भी रूप में किसानों के हितों में नहीं है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब वे किसानों के पक्ष में बोले हैं। 1.5 महीने पहले भी उन्होंने केंद्र सरकार को सचेत करते हुए कहा था कि किसानों के आंदोलन को दबाने के बजाय उनकी चिंताओं को सुनना चाहिए। मलिक की इन चिंताओं का संदेश दूर तक जाता है। वे खुद एक किसान परिवार से हैं। ऐसे में भला किसानों के दुख दर्द को उनसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर साफ गोई से वे जो कहते आए हैं उसे हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। सत्यपाल मलिक इस वक्त संवैधानिक पद पर हैं। इस पद की अपनी गरिमा और सीमाएं हैं, इसलिए कोई सोच भी नहीं सकता कि एक राज्यपाल अति संवेदनशील मसले पर केंद्र सरकार को नसीहत देने वाली बातें कह सकता है। राज्यपाल यूँ भी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि से ज़्यादा कुछ नहीं होते और आमतौर पर वे उस सत्ता की हाँ में हाँ मिलाकर ही चलते हैं जिसमें उन्हें यह पद नवाजा जाता है। लेकिन औरों से अलग सत्यपाल मलिक दूसरे मिजाज के रहे हैं। वे सरकार से ज़्यादा परवाह सच ही करते हैं। उन्हें जो सच लगता है उसे कहने में कोई संकोच नहीं होता, भले वह किसी की नज़र में न्यायोचित हो या नहीं। जब वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों की भूमिका पर टिप्पणी करते यहाँ तक कह डाला था कि कश्मीर में राज्यपाल के पास अब तक कोई काम नहीं होता था। वह दारू पीकर गोल्फ खेलता था। इसी तरह उन्होंने एक बार यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि आतंकवादियों को निर्दोष जवानों को नहीं बल्कि उन नेताओं और अफसरों को मारना चाहिए जिन्होंने कश्मीर को लूट कर खा लिया है। जिस निष्पक्षता और मूर्खता से मलिक ने किसानों की मांगों का समर्थन किया है उससे यह संदेश तो जाता है कि किसान आंदोलन की मांगें अपनी जगह जायज़ हैं। कई पूर्व नौकरशाहों ने भी किसानों की मांगों को जायज़ बताया है। जाहिर है नए कृषि कानूनों में कुछ तो ऐसा है जिससे किसान उद्वेलित हैं। मलिक की इस बात को कोई कैसे गलत कहेगा कि किसान प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है और दूसरी ओर सरकारी अफसरों का वेतन नियत समय पर बढ़ता जाता है। हकीकत तो यही है कि किसानों का बड़ा वर्ग गरीबी, कर्ज जैसी समस्याओं से घिरा है और इसलिए किसानों को आत्महत्या जैसा कदम उठाने के मजबूर होना पड़ता है। किसान आंदोलन को 3.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। गतिरोध से
कोई हल नहीं निकलने वाला, बल्कि समस्या और जटिल रूप लेती जा रही है। अगर सरकार को लगता है कि किसान एक दिन थक हार कर लौट जाएंगे, तो यह भ्रम से ज़्यादा कुछ नहीं। मलिक ने उम्मीद के साथ कहा है कि अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून ही बना दे तो किसान मान जाएंगे। हो सकता है इसी में समाधान छिपा हो। इसलिए सरकार और किसानों को हठधर्मिता छोड़कर एक बार फिर से वार्ता शुरू करनी चाहिए। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। उम्मीद की चिंगारी। बीते सप्ताह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के शिखर सम्मेलन में कोरोना महामारी की चुनौती समेत उन तमाम समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ जो आज मनुष्यता के सामने विकराल रूप में मौजूद हैं। इनके समाधान के लिए साझा अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की ज़रूरत से महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ हमारे जीवन के हर पहलू पर नकारात्मक असर डाला है। इन 4 देशों के समूह क्वाड द्वारा बड़े पैमाने पर टीके की खुराक उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण पहल है। इन देशों के परस्पर सहयोग और विश्वास के संबंध की मजबूती का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने एक साझा लेख लिखकर क्वाड को उम्मीद की चिंगारी कहा है, जिससे महामारी के अंधेरे से बाहर निकलने की राह प्रकाशित होगी। इस लेख में चारों नेताओं ने रेखांकित किया है कि भारत 2022 तक 1 अरब टीकों की खुराक का उत्पादन करेगा, जिसके लिए जरूरी वित्त अमेरिका और जापान द्वारा मुहैया कराया जाएगा। ये टीके मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में वितरित होंगे और इसकी जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया की होगी। यह पहल बहुपक्षीय सहयोग के इतिहास में उल्लेखनीय तो है ही, 4 नेताओं का साझा लेख लिखना भी असाधारण परिघटना है। इस लेख में इन नेताओं ने 2004 में आई सुनामी की आपदा के बाद क्वाड बनाने के विचार, 2007 में संवाद शुरू करने तथा 2017 में इसे नए सिरे से सक्रिय करने के इतिहास को भी रेखांकित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही इस समूह के विचार को साकार करने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की लगातार बढ़ती राजनीतिक और आर्थिक क्षमता को संज्ञान में लेते हुए कुछ साल पहले अमेरिका ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का नाम बदलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र करने का निर्णय लिया था, जिसे आज पूरा विश्व स्वीकार करता है। कोरोना महामारी से निपटने की कोशिशों
कि भारत के अनुभव से दुनिया को फायदा तो हो ही रहा है। भारत में निर्मित 2 टीके भी कई देशों में लोगों की जीवन रक्षा का आधार बन रहे हैं। अब तक भारत 71 देशों को 5.86 करोड़ खुराक मुहैया करा चुका है और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इस भारतीय पहल को क्वाड के सहयोग से व्यापक विस्तार मिलेगा। क्वाड में शामिल देश दुनिया के प्रमुख लोकतंत्र हैं तथा उनका आग्रह ऐसी विश्व व्यवस्था को मजबूत करना है जहां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिले। इसलिए इन नेताओं से स्पष्ट किया है कि यह कोई एकल समूह नहीं होगा, बल्कि यह अन्य देशों, समूहों और संस्थाओं से सहकार और सहभागिता के लिए प्रयत्नशील रहेगा। क्वाड वैश्विक आकांक्षा को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। ब्रिटेन को जवाब यह अच्छा हुआ कि भारतीय संसद ने ब्रिटेन की संसद को उसी की भाषा में जवाब दिया। ब्रिटेन इसे भारत की जवाबी कार्रवाई के रूप में देखे तो और भी अच्छा, क्योंकि उसने अपनी पसंद में भारत के कृषि कानूनों पर चर्चा कराकर अपनी औपनिवेशिक मानसिकता का ही परिचय दिया था। भले ही इसके लिए उस नियम को आड़ ली गई हो जिसके तहत यदि किसी मसले पर बहस कराने के लिए 1,00,000 लोग हस्ताक्षर कर दें तो फिर ब्रिटिश संसद के लिए ऐसा करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इस बहाने दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाए। ब्रिटिश संसद ने न केवल यही किया, बल्कि इस दौरान भारत को बेवजह कठघरे में खड़ा करने और उपदेश देने की भी कोशिश की। चूँकि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा करने वालों को हतोत्साहित करने की कोई कोशिश नहीं की, इसलिए यह आवश्यक हो जाता था कि समय आने पर उसे आईना दिखाया जाए। गत दिवस यह समय तब आया जब राज्यसभा में ब्रिटेन में नस्ल भेद का मसला उठा। चूँकि हाल में ब्रिटेन में एक भारतीय छात्रा रश्मि सामंत नस्ल भेद की चपेट में आई, इसलिए यह जरूरी था कि भारत उसे यह बताता कि वह खुद के श्रेष्ठ होने का दंभ पालने के बजाय अपनी उन समस्याओं को देखे जिनसे उसके यहाँ पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्र भी दो चार होते हैं। इनमें प्रमुख हैं नस्ल भेदी बर्ताव। पता नहीं ब्रिटेन का शाही परिवार अपनी ही बहू को हीन भाव से देखता है या नहीं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ समाज का एक हिस्सा अभी तक नस्ल भेदी मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाया है। इसका प्रमाण है रश्मि सामंत को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के विवश होना।
महज 22 साल की रश्मि पर निशाना साधने के लिए किशोरावस्था के उनके पुराने विचार सार्वजनिक करके उनकी मनमानी व्याख्या की गई। उन्होंने सफाई दी और माफ़ी भी मांगी, लेकिन उनके खारिज करके उनके हिंदू होने पर सवाल खड़े किए गए। इतना ही नहीं, भगवान राम की तस्वीर संग उनके माता पिता की एक फ़ोटो के आधार पर भी उन्हें हर संभव तरीके से लांछित किया गया। इससे भी बुरी बात यह रही कि उनके खिलाफ छेड़े गए इस विकृत अभियान में एक प्रोफेसर भी शामिल हो गया। इसके बावजूद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रशासन या फिर अन्य किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इतने नामी विश्वविद्यालय में भारतीय छात्रा के साथ खुले नस्लभेदी व्यवहार पर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहकर बिल्कुल सही किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो नस्लवाद के मुद्दे को उचित मंच पर उठाया जाएगा। स्टॉप।